देश भर में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं और केंद्र के दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके विरोध में किसान आए दिन देश भर में महापंचायत कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल ही रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती और विस्तार देना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उम्मीद है कि ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा सफल रहेगा, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सरकार की किसी आक्रामक नीति को नहीं मानेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वहीं चंडीगढ़ में राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान रैली कर तमाम राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लिया और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसान महापंचायत के लिए पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों को न्योता दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। जनवरी से इस मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत बंद कर रखी है। ये सरकार कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से चलाई जा रही है, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रहे। केंद्र सरकार ने गन्ने के दाम से 5 पैसे प्रति किलो बढ़ाए हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें अगले 2024 तक आंदोलन चलाना पड़ा तो भी ये आंदोलन चलाया जाएगा और देश को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। वहीं आज करनाल में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसके बाद आगे की रणनीति पर सहमति बन सकती है। हम आपकी भावना को जानते हैं। 9 महीने से आंदोलन चल रहा है। ना पंजाब के अंदर किसी किसान के ऊपर पर्चा दर्ज है, ना उत्तर प्रदेश में कोई पर्चा दर्ज है, ना राजस्थान में कोई पर्चा दर्ज है, ना दक्षिण हरियाणा में कोई पर्चा दर्ज है। हमारे ऊपर लगभग 140 FIR हैं और 40,000 से ज्यादा किसानों के ऊपर केस दर्ज है। हमें पता है इस बात का। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्द संयुक्त मोर्चा के कई नेता बैठे हैं। बहुत जल्द एक मजबूत काल की जरूरत है। यह हरियाणा की आवाज है, हरियाणा की मांग है। तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात है, एक बार फिर से महापंचायत का आगाज किया गया है मुजफ्फरनगर में और खुद राकेश टिकैत इस महापंचायत में किसानों को न्योता देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसानों से अपील की है कि वो जरूर उस कार्यक्रम में पहुंचे। 25 सितंबर को भारत बंद की तैयारी की गई है और सबसे अहम बात है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सशक्त भारत बंद करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे साथ मेरे पहले जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। प्रदीप भटनागर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही मुस्कान मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले मुस्कान, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है किसानों के आंदोलन को, उनकी नाराजगी को, और अब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है और 25 तारीख को एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि ये भारत बंद पिछली बार के जैसा नहीं होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे किसी और सशक्त किया जाए। क्या लगता है आपको, इन महापंचायत या फिर भारत बंद का असर सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि 9 महीने का असर तो नहीं पड़ा। देखने वाली बात होगी कि असर पड़ेगा या नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि इस बार का जो भारत बंद होगा वो वाकई पहले से बहुत सशक्त होगा। क्योंकि उसके लिए देखिए, आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में आपने बताया कि महापंचायत चल रही है, इसी तरीके से हरियाणा में भी महापंचायत चल रही है, हरियाणा के करनाल में, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं और तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि जो लगातार वार्ता का दौर पहले रुका हुआ है वो अगर दोबारा शुरू होता है तो शायद कुछ ना कुछ संभव है, लेकिन अभी 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। 10 महीने पूरे होने वाले हैं किसानों को इस तरीके से बैठे, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब भी बीजेपी के किसी भी नेता या प्रवक्ता से बातचीत की जाती है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये किसान है ही नहीं। अगर इतनी संख्या में किसान बैठे हैं तो वो किसान नहीं तो कौन है? अगर आपने कभी जाकर देखा हो तब इस तरीके की बातें सामने आई, लेकिन हर बार ये बातें सामने आती है कि वो किसान नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात है, जब अगर किसान पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से अगर सड़कों पर बैठा है तो वाकई वो परेशान है सरकार की रणनीतियों से, सरकार की नीतियों से। क्योंकि अगर इतना लंबा आंदोलन, देखिए इससे पहले इतना लंबा आंदोलन किसानों का अगर चला तो वो ब्रिटिश हुकूमत में चला था, जब उनकी जो सड़कें थी, जमीन थी, वो रोकी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उस समय में इस तरीके का आंदोलन 9 महीने तक चला था। लेकिन
अब 9 महीने से लंबा समय, इतना लंबा आंदोलन अगर चल रहा है तो वाकई किसानों को इस समय सरकार से बात करने की जरूरत है और सरकार को किसानों से बात करने की, क्योंकि इतना लंबा मसला प्रदर्शन से नहीं सुलझ सकता। यहाँ पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत है और अगर बातचीत होती है तो शायद इस मसले का हल हो सके। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो 12 दौर की लंबी वार्ता हो चुकी है, उसमें भी कोई चीजें समझ नहीं आई है। किसान चाहते हैं कि सशर्त बात नहीं करेंगे, वो बिना शर्त के सरकार उनसे बात करे, लेकिन सरकार जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उसके आधार पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन सबके बीच किसान कब तक सड़कों पर बैठा रहेगा, क्योंकि किसान ही है वो जो वाकई हमारे देश का अन्नदाता जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ी उपाधि है ये अन्नदाता कहना। लेकिन जब वो सड़कों पर बैठा है तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति देश की इस समय है। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहेंगे? आपसे सवालों की आज मुझे जरूरत नहीं है, ताज़ा हालात आप देख रहे हैं, आपके सामने पूरी तस्वीर है। 5 सितंबर की तारीख का भी आपको पता है कि क्या होना है और 25 तारीख का भी क्या ऐलान है, इससे भी आप बखूबी परिचित हैं। सीधा सवाल का जवाब चाहूंगी कि कब इसे समाप्त करेंगे और कैसे इसे समाप्त करेंगे? देखिए, अगर समाप्त की बात करते हैं, समाप्त हमारे हाथ में है। समाप्त तो किसानों के नेताओं के हाथ में है, कैसे समाप्त करें। अभी जैसे मैं सुन रहा था, भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कागज ने अंग्रेजों का। तो कागज जी का थोड़ा सा इतिहास अगर आपने अंग्रेजों के बारे में कहा है तो आपको पता है कि अंग्रेजों के शासन में आंदोलन और विरोध करना से फांसी लगा दी जाती थी। और जब आपने 2-2.5 महीने का कहा तो आप थोड़ा सा उदाहरण यही पूरा करते हैं कितने किसान मारे गए थे और मरे थे, यही बता दीजिए आप। पहली दूसरी चीज, अच्छा आप अभी आंदोलन की बात करते, आंदोलन अगर होता तो शांतिपूर्ण अच्छा लगता है। तुलना तो घूम फिर के वही आपकी भी की जा रही है ना। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आपको भी वही कह रहे हैं जो उस समय अभी मुस्कान ने जो उदाहरण दिया कि इतना लंबा आंदोलन एक समय तक हुआ था जब ब्रिटिश शासनकाल था, और आज किसान कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों बिक चुके हैं, इसलिए आप अन्नदाता की बात नहीं सुन रहे। अगर आप अन्नदाता की बात सुनते तो आज तक आंदोलन समाप्त हो चुका होता। इसलिए तो आपसे जवाब मांग रही हूँ। आज आपकी तुलना वो ब्रिटिश शासनकाल से होने लगी जिसके लिए आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल बता रहे हैं। मुझे आपके जन्म से ऐसी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो देश और देश के बारे में सोचती है, उसे आज आपने अंग्रेजी से तुलना कर दी। बड़ा दुख, और मैं समझता हूँ आज मेरे लिए तो बहुत काला। ये तुलना हम थोड़ा कर रहे हैं, ये तुलना तो किसान कर रहे हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट हाथों में बिका हुआ बता रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? उसको भी तो यही कहा गया था कि बाहर से जो है कारोबार किया गया, हिंदुस्तान को केवल जो है छीना गया, उसको कुछ दिया नहीं गया। हिंदुस्तान में हम आप तीनों को ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए। और अगर ब्रिटिश शासन होता तो हो सकता है शायद न तो टिहरी पे कोई मिलता ना गाजीपुर कोई मिलता, अगर ब्रिटिश शासन होता तो। देखिए, विषय तो ये है, जब हाई से सवाल किए जाते हैं बैठ के 14 के टिकट जी से कि आप बताइए ना काले कानून कौन से 3 हैं, किसकी जमीन जाएगी, तो आप क्यों नहीं बताते? इसमें कहाँ पैराग्राफ में लिखा है कि किसानों की जमीन छीन जाएगी? इस पे आप भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते आप। आपने काले कानून तो कहते हैं, आप जब इस पर टिप्पणी पे बात होती है बताइए कौन से कॉर्पोरेट का घराना आपकी जमीन छीन लेगा, इससे जवाब नहीं देते। बताइए इस एक्ट में कौन सा कहाँ लिखा है कि एमएसपी पे क्या नाम मूल्य का नहीं होगा या जमीन छीन ली जाएगी, या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहले हो रही है अब जो करने लगी, आप उसमें ये तो बता दीजिए कि इसके अंदर कहाँ लिखा है कानून में। तो राकेश टिकैत जी बात को घुमा देते हैं जब रूबरू होते हैं मीडिया से। तो नहीं, इसीलिए प्रदीप भटनागर जी आपको बैठाया मैंने, क्योंकि आपने जो बातें कही वो बिल्कुल वाजिब बात है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लाया गया है कानून, उसमें कहीं जो शब्द अभी आपने इस्तेमाल करे वो शब्द वहां मेंशन नहीं किए गए हैं। लेकिन मेरा सीधा कहना है कि एकमात्र राकेश टिकैत को आप क्यों गिनते हैं? उन लाखों संख्या के किसानों को गिनिए ना जो धरने पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत नहीं चाहते। अगर आपका आरोप को एक बार को माना जाए, आपका आरोप है कि राकेश टिकैत नहीं चाहते हैं कि वो लोग समझे और वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, तो मात्र राकेश टिकैत अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं ना। बाकी जो सामान्य किसान वहां बैठा हुआ है, कम से कम उनको तो उठाइए, उन तक तो अपनी सही बात पहुंचाइए ताकि वो धरना स्थल खत्म कर दें। एक आदमी के बैठ जाने से चक्का जाम नहीं लग जाएगा, लेकिन लाखों की तादाद जो बैठ रही है उसका चक्का जाम पे तो विचार करेंगे आप। कल हमने नो के स्पीच सुनी, आपने नो में क्या स्पीच दी गई थी हरियाणा के अंदर? आपने राकेश टिकैत जी को सुना और जो उनके बड़े नेता बैठे थे उनको भी सुना। बिल्कुल। आपने क्या कहा उन्होंने कि हम दिल्ली बंद कर देंगे। आप नहीं सुनेंगे तो उसके आगे एक शब्द था, आप नहीं सुनेंगे तो दिल्ली बंद कर देंगे, कैसा मार देंगे। दिल्ली की लड़ाई में आज बता देता हूँ आपको मैं, आपने अंग्रेजों की बात करी, दिल्ली की लड़ाई 1000 वर्ष चली है। आज तो बस मुगलों से लड़े और हम आपकी तुलना अंग्रेजों से नहीं कर रहे हैं, हम आपको लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार ही मान रहे हैं। मुस्कान कुछ कहना चाह रही है? मुस्कान से मैं सवाल ले लूं, उसके बाद आपका जवाब लेती हूँ। मुस्कान।
काव्या, देखिए प्रदीप भटनागर जी को कितना ही बुरा लगा है जब उनकी तुलना इस तरीके से की गई है। भटनागर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे, आप भी मेरे साथ डिबेट में कई बार बैठे हैं, आपके कई बीजेपी नेता बैठे हैं, जब भी आपसे किसानों के बारे में बात होती है आप एक ही बात कहते हैं, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है और वो किसान नहीं है। ये आपने रट लगा रखी है। अभी मेरे साथ कल ही की बात है जब इसी मुद्दे पर मेरे साथ आप भी के गेस्ट बैठे थे, बीजेपी के नेता बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किसान है वो अब तालिबानी रवैया अपनाने लगे हैं। जब आप किसानों की तालिबान तक से तुलना कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसान आपकी क्यों नहीं करेंगे। बात तो सीधी यही है ना, अगर आप उनकी तुलना तालिबान तक से कर रहे हैं, बीजेपी तालिबान से किसानों की तुलना कर रही है। भटनागर जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल का बयान आप याद कर लीजिए, बयान सरकार की तरफ से भी आया था और उसके बाद राकेश टिकैत की तरफ से भी आया था। पहले चीज तो किसानों को नहीं कहा, किसान नेताओं का। चलो ये क्लियर कर दो। दूसरी चीज जैसा भी आपने कहा तालिबान, आपने उनकी 9 में सुनी स्पीच, आपने क्या कही कि वो अभी तो मोदी को हटाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहते हैं, अमित शाह जी को हटाना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र में अधिकार है उनको, अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, वोट नहीं देंगे तो सत्ता से तो हटेगी ये सरकार। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बात क्यों कर रहे हैं बैठ के? भारतीय जनता पार्टी सरकार को खत्म करना है, किसको लाना चाहते हैं वो भी तो बताइए ना। आप सुन नहीं रहे ना। देखिए भटनागर जी, यहाँ आपसे दोष नहीं है, ये बात याद रखिए, और ये बात खुलकर राकेश टिकैत ने तक कही है कि वो खुद भाजपा के वोटर रहे हैं। उन्होंने आपको वोट दे करके, जब प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी बनी है तो इन किसानों ने आपको वोट दिया है। ये आपके विचार का समय है कि अगर यही किसान आज कह रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपकी सरकार गिरा देंगे, तो आपको सोचना चाहिए जो प्रचंड बहुमत की कुर्सी पर हमको बैठा सकता है वो हमको सियासत से क्यों नहीं उतारेगा अगर हम नहीं सुनेंगे उसकी। और नहीं सुन रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? राकेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के परिवार और उनके संबंधी ना तो बीजेपी के वोटर थे और ना है वो 2 बार चुनाव। अभी भी आप निर्धारित कर लीजिए। सुनिए, आप सुनिए, मैं थोड़ा सा एक अकेले कमरे में जाके वोट देते हैं भटनागर साहब, आप गए थे क्या देखने की वोट किसको दिया? कैसा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप जवाब सवाल ना काटिए बीच में, आप सवाल पूछा जवाब। आप बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो वोटर नहीं थे, हाउ कैन यू डिसाइड कि वो वोटर थे या नहीं थे? नहीं, आप बीजेपी की वोट की बातें क्लियर कर दो। 2 बार चुनाव लड़ चुके और लोक दल के समन्वय जितने भी पार्टी थे उनके साथ लड़ चुके माध्यम से, मैं पहले क्लियर कर दूं इस चीज के बारे में। ठीक है, वो कितना मुंह से बोलते रहे, कितने बड़े वोटर हैं। दूसरी चीज, अगर वोटर होते तो वोटरों की तरह, जनता की तरह बात करते, ना कि तानाशाह की तरह बात करते। ये तो नहीं होता। नहीं, वो हमारे देखिए वोट देने का मतलब बंधुआगिरी नहीं होता है। ये बता वोट देने का मतलब बंधुआगिरी नहीं होता है। अगर उनको लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि आपका कोई फैसला मुझे सही नहीं लग रहा है तो मेरे को इस लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि मैं आपका विरोध कर सकती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे जो सवाल है उनके जवाब बेहतर दे देंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, मैं बैठा हूँ जवाब दूंगा, पूछिए तो सही। मगर आप तो वही पूछ रही हूँ कि ये जो किसान है, आपके वोटर हैं, नाराज हैं, क्यों नहीं मना लेते? आप मुझसे कोई भी सवाल करें, कम से कम मुझे 30 सेकंड या 20 सेकंड मुझे बोलने के लिए। ठीक है, मैं मुस्कान से पहले सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ, उसके बाद आप और मैं ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है मुस्कान। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी भटनागर साहब, एक सवाल तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो किन वायदों पर आई थी? भटनागर साहब, किसान और वहाँ के लोगों के विकास के लिए आई थी। और वहाँ के लोगों के विकास के लिए, किसानों को विकसित करना। भटनागर साहब, आपने जवाब दिया, वहाँ की माली हालत सुधारना। हाँ बोलिए, आपको सवाल कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, किसानों का मुद्दा लेकर आपकी जो सरकार है वो हरियाणा में आई थी। आज क्या हालात है हरियाणा में किसानों की, ये आप बेहतर समझते हैं क्योंकि वो हालात कहीं ना कहीं आप ही उसके जिम्मेदार हैं। आज भी चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में खुद मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, वो अपने 2500 दिन की उपलब्धियां सारी गिनवाने के लिए पहुंचे हैं प्रेस क्लब में। लेकिन वहीं से थोड़ी ही दूर सेक्टर 19 में जहां पर किसान बैठे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर उनसे बातचीत कर ले। आपके किसी नेता प्रवक्ता ने वहां जाकर बातचीत की? अगर लोकसभा और राज्यसभा के जिस तरीके से सदन चला उसमें जंतर मंतर पर किसान बैठे थे, क्या उस समय में आपने उनके पास जाकर बातचीत की कोशिश की? वहां पर आपके विधायक सांसद मौजूद थे, बातचीत करने की कोशिश करिए उनसे। पहले तो मैं चीज का बता दूं आपको, मैं जो किसानों के वादे करके प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के भारतवर्ष के अंदर आई थी, सरकार उसको काम के लिए अग्रिम और प्रथम पंक्ति पे खड़ी है और उस काम को किया है। और जैसे अभी आपने हरियाणा की बता दीजिए आप क्या माली हालत है। हरियाणा का किसान संपूर्ण संपन्न है, पहले चीज तो ये बता दूं। और अगर माली हालत है तो मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ और हरियाणा सरकार को लिख के भेजता हूँ। जैसे अभी आपने कही उपलब्धि बता रहे हैं
अकेले हरियाणा के ही चीफ मिनिस्टर नहीं है जो अपनी उपलब्धियां बताते हैं। जितने भी देश के राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां सबको बताते हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्यों? नहीं, वो उपलब्धियां गिनाने पर मुस्कान ने ऐतराज नहीं जताया। काम किया है तो आप काम तो गिनाएंगे, और नहीं गिनाएंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा कि आपने किया क्या है। उसका कहना है कि जरा थोड़ी सी दूरी पर अगर और चले जाते तो किसान मिल जाते, वो मिल जाते जो राज्य में नाराजगी काला झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जिन पर लठ बरसानी पड़ गई। मुस्कान का मैं धन्यवाद करूंगी। मुस्कान मेरे साथ जुड़ी हुई थी न्यूज रूम से। आपने सुना कई सवाल उन्होंने सीधे तौर पर किसानों को लेकर के पूछे हैं। बटागर साहब से मेरा सीधा सवाल अब यही रहेगा कि क्योंकि अब एक लंबा वक्त बीत चुका है, आगे की रणनीति किसान लगातार तय कर रहे हैं। किसानों ने कह दिया कि आगे की रणनीति हमारी अभी महापंचायत की है, महापंचायत के बाद देश बंद की है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भारत को हमने इतनी मुश्किल से अभी फिर से बंद से खोला है, वो उस लॉकडाउन का ताले पे हमने चाबी लगा करके बड़ी मुश्किल से वो ताला खोला है, तो क्या वापस एक बार उस पर ताला लगाने दे देगी सरकार? और क्यों? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों की नाराजगी वाजिब हो सकती है, गैर वाजिब हो सकती है, वो अपने फैक्टर्स हैं, लेकिन जनवरी के बाद वार्ता नहीं हुई है, ये एक अटल सत्य है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। जनवरी के बाद से वार्ता ना होने का कारण क्या है, ये सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि अब अगस्त समाप्ति पर है, अगस्त का समापन है कल, और यानी कि पूरा एक लंबा वक्त विदाउट कम्युनिकेशन बीत चुका है। बिना कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन गैप ही आता है, और जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो नाराजगियां बढ़ती हैं, तकरार बढ़ने लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि तकरार बढ़ता चला जाए। कृषि कानूनों पे समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन अब सबसे अहम बात है कि नाराजगियां बढ़ चुकी हैं। चाहे करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसकी बात कर लीजिए, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बात कर लीजिए, जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई, किसानों में अब नाराजगी है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, जब आप पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात करते हैं, ये सशक्त किसानों में से माने जाते हैं, संपन्न किसानों में गिने जाते हैं, और अपने अधिकारों की लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं अगर, तो इनका सीधा कहना है कि अगर आप हमारे एक किसान भाई पे चोट करेंगे तो आपको पूरे हरियाणा से लड़ना पड़ जाएगा। पूरा हरियाणा का किसान एक साथ खड़ा होकर के, हरियाणा की जनता आपके साथ एक साथ खड़ी होकर के आपसे जवाब मांग लेगी। तो क्या सरकार के अंदर अभी इतनी ताकत है कि वो पूरी हरियाणा की जनता का जवाब दे पाए? क्योंकि जो चुनिंदा किसान अभी बैठे हुए हैं नाराजगी लेकर के, या उनमें जो बैर आ गया है, या जो बातें उन्हें लग रही हैं कि उनके अधिकार से उनसे छीना जा रहा है, वो कुछ हैं अभी इतनी बड़ी तादाद पे वो नहीं बैठे हैं। अगर हरियाणा की मैं बात कर लूँ तो सरकार चाहे तो पास जा करके बात कर सकती है, क्योंकि दावे वादे जो थे वो इन्हीं किसानों को लेकर के किए गए थे, सत्ता में इन्हीं के बलबूते वो आई भी थी। ये चाहे माने चाहे ना माने, भले भटनागर साहब ने कह दिया कि जो राकेश जी कहते हो वो मेरे वोटर नहीं है। अब उन्हें वो कैसे पता चला, कौन से उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर निकाली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब वोट देता है तो किसी को पता नहीं होता कि उसने वोट दिया किसको है। वोटर कोई किसी का भी हो, लेकिन किसान हिंदुस्तान का है, ये याद रखना जरूरी है। किसान हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान की सड़कें इस समय जाम हैं। हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसा जगह बन चुका है, केंद्र बन चुका है इसका, जहाँ के आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। किसान यकीनन नहीं चाहते कि आम नागरिक परेशान हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनकी हक हुकूक की बात है, इसलिए सरकार को सुनने की ज़रूरत है। और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो वो आगे की रणनीति तैयार करते रहेंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सरकार को एक बार चर्चा के लिए दोबारा स्थिति को नॉर्मल करना पड़ेगा, चर्चा फिर शुरू करनी पड़ेगी, वरना कई फैक्टर्स हैं। देखिए, एक लंबा आंदोलन या तो बड़ा बदलाव लाता है, या तो सियासत पे बड़ा असर। प्रदीप भटनागर जी, एक लंबा आंदोलन दो चीजें करता है, या तो एक बड़ा बदलाव या तो सियासत, सत्ता का परिवर्तन। अब आप ये बताइए कि किसान आंदोलन क्या करेगा, बड़ा बदलाव या सत्ता में परिवर्तन? देखिए, किसान आंदोलन फिर आप अगर दोबारा चर्चा कर रहे हैं तो मैं से बता दूं, देखिए किसी चीजों के लिए हम कोई घबराने वालों में से नहीं है। सत्ता चले जाएगी, शासन नहीं रहेगा, मगर जहाँ गलत बात और गलत चीजों में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेगी सरकार, और नाम करने के मूड में है। आप सही चीज के लिए आइए, सही बात के लिए बैठिए। हम तो कई बार कह चुके हैं, मगर ये वार्ता नहीं करना चाहते, इनके तो एक ही शब्द रखा हुआ है। जनवरी के बाद वार्ता के लिए कब बुलाया आपने, कब वार्ता हुई, जरा मुझे तारीख है वो महीना ही बता दीजिए। जनवरी के बाद पहले तो अपनी देखिए, पहले चीज क्या है, जितने भी किसानों के नेता बैठे हैं स्पष्ट कर चुके हैं कि आप जो भी है कानून को रद्द के लिए बात ना करें, आप कानून के संशोधन के लिए बात करें। मगर इनका एक ही खेमजा है और एक ही कहना है। नहीं, कहीं उन्होंने कहा है कि बस शर्त मत रखिएगा, सशर्त वार्ता नहीं होगी।
वार्ता करने के लिए हम पूरे समय तैयार हैं। हम धरने पर ही इसीलिए बैठे कि वार्ता हो, हमारे से मैटर सॉल्व किया जाए। धरने पे बैठे हैं और उस चीज के लिए हम भी तैयार हैं। और चीजें सबसे बड़ी ये है कि जो ये चीज फिर इन्होंने दोबारा जो वार्ता शुरुआत हुई और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कही भी, मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी ने, कि भाई हम हर चीज पर बात करने को सहमत हैं, मगर आप कानून को रद्द करने की विषय पे बात ना करें। इस विषय को पहले भी कई बार हो चुकी है और कह भी चुकी है, मगर ये सबसे पहले चीज ये कि वार्ता तब होगी जब आप ये कानून को रद्द करेंगे। किसानों के नेताओं का ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं सीधे किसानों से ले लेती हूँ। अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसानों के साथ हैं, किसानों से सीधा सवाल लेंगे। अमित, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान कह रहे कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो गैप कहां पर आ रहा है? क्योंकि जनवरी के बाद से अभी तक वार्ता नहीं हुई है और वार्ता ना होने का सीधा मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाएगा कि दिलों में दरारें आ जाएंगी और उसके बाद इस दरार को भरना बिल्कुल नामुमकिन है। उनका कहना है कि किसान शर्त के साथ बात करना चाहते हैं हमसे। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बात करने के लिए कहते हैं कि हम भी बात करने के लिए तैयार है, फिर बात क्यों नहीं हो पा रही है? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। नहीं, बातचीत के लिए तो आप भी जा रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, उसको आप लोग अटेंड कर रहे हो, पर फिर बात आगे के लिए ये रद्द करने। हाँ जी, बोलो आज बोलो। मैं कहा मेन मुद्दा साਡਾ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੱਟਣ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ ਘੁੱਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀ ਆ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਟੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਕਾਫਲਾ ਉਤਰਦਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਖਾਣਾ 4-4 ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, 5-5 ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ प्रधान ने। अमित, किसान नेता से जरूर इस बात को पूछेगा क्योंकि इन पर सियासत का आरोप लगा रही है भाजपा के। इनके चुनिंदा नेता है वो सियासत कर रहे हैं, बाकी किसान जो है वो कोई नाराज नहीं है, वो अपने खेतों में आराम से काम कर रहे हैं। जी देखिए, कहीं ना ये कह रहे हैं कि किसान सियासत कर रहे हैं, मसला हल नहीं कराना चाहते, सियासत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी यही कहती है, बार बार ये कहते हैं किसान सियासत कर रहे हैं। बेटा किसान बीजेपी विश्वास कर रहे हो आप, उस पर विश्वास कर रहे हो आप? बीजेपी तो विश्वास काय को कर रहे हो? अरे बीजेपी एक इल्जाम लगा रही है किसान सियासत करने में लगे हैं, वो मसला हल नहीं कराना चाहते, बस खींचने में लगे हुए हैं। वो क्या कहना है आपका उसके हिसाब से? असल में बीजेपी जो है डिक्टेटरशिप, जो इनका तानाशाही रवैया जो है ना इनका, ये उस पे उतर आई है। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की बात सुनना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जब वोट मांगने लोगों के बीच जाते हो तो जब लोगों को अपना लोग मसले आ रहे हैं तो लोगों से बात भी तो आपने ही करनी है ना। ऐसे थोड़ी ना होएगा कि वोट मांगने आप लोगों में जाओगे और जब लोग बात करने आएंगे तो आप उन पे लाठी चार्ज करवाओगे। एक तरफ तो करनाल में लाठी चार्ज करवाता है मनोहर लाल खट्टर और दूसरे तरफ चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के जख्म पे लूण छिड़कने की बात कर रहा है। जब वहां पे लोगों को इतने अच्छे बुरी तरह से पीटा गया, एक आदमी शहीद हो गया, एक की नाक की हड्डी टूटी और बाद में उसकी आंखों की रोशनी चलेगी, उसके बाद भी आप लोग प्रोग्राम रख रहे हो, प्रशासन की आड़ में रख रहे हो। क्या जब वोटें मांगने आओगे तब भी इतनी फोर्स साथ में लेके आओगे? तब भी तो इलेक्शन के टाइम में पुराने जो लीडर थे संगत दर्शन करते थे, लोगों के बीच बैठ के लोगों की समस्या सुनते थे, लोगों की समस्या का हल करते थे। अब तो धरने का, प्रदर्शन का और प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा, मीनिंग ही नहीं रहा। ये तो एक डिक्टेटरशिप आ गई, इसको लोकतंत्र कह ही नहीं सकते हम। लोकतंत्र में क्या होता था कि जैसे ही कोई प्रोटेस्ट होता था, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, थोड़ा बहुत लोग प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट होता था और लोगों की मांग मानी जाती थी। अब तो मांग मानना तो दूर की बात, लोगों से कोई बात करने नहीं आ रहा। ठीक है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, रुलाया जा रहा है। भटनागर साहब, ये आम किसान हैं,
ये किसान नेता नहीं है, किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नहीं है। इनके हाथ पे किसानों का झंडा है, किसान यूनियन का झंडा, और सीधी मांग है कि सरकार से बात करनी है। सीधा सवाल, इतनी ही फोर्स लेकर के वोट मांगने जाएंगे क्या? लोकतंत्र खत्म कर दिया है, अपनी बात नहीं रखने देते आप। जवाब दीजिएगा आप मुझे। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो गुमराह कर रखा है ना इनको चीजों को लेके, सबसे पहले तो नेताओं को, जो किसानों के नेता बन के बैठे हैं, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई आप बताते क्यों नहीं है कि जो जमीन, कौन सी जमीन चली जाएगी, कौन से जो राजघराने को छीन लेंगे। देखिए कहीं जो भटका रखा है, उन चीजों को समझ लो, समझाने में कि जमीन चली जाएगी, राजघराने जमीन छीन लेंगे, कहीं चीजों पे बड़ा फर्क है। जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर जी की बात सुन रहा था मैं, सरकार का काम है काम करने का। देखिए जो करनाल में धरना दे रहे जो भी हुआ, जब वो देखा, हमने भी देखा कि कैसे फावड़ा लेके हमला किया गया पुलिस से, वो भी हमने देखा। प्रशासन अपना काम नहीं करा। तो ये दुख की बात है कि देखिए बिल्कुल एक जान गई है किसान की, ये बहुत दुख की बात है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने किसान नेता होंगे? कितने किसान नेता होंगे? हाँ, अमूमन आइडिया, एक नॉर्मल एवरेज आइडिया बताइएगा मुझे। किसानों का नेता देखेंगे तो कम से कम 60 से ऊपर है, जो अपने आप को 1 से ऊपर एक बड़े नेता मानते हैं। 100 नेता भी अगर मैं कह देती हूँ, 100 नेता हिंदुस्तान की किसानों को बरगलाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन केंद्र की प्रचंड बहुमत की सत्ता किसानों को उन कानूनों को समझा नहीं सकती है। ये तर्क आपको लग रहा है कि 100 बरगलाने में लगे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद जो संसद के अंदर बैठी वो समझा नहीं पा रही है? ये आप मान जाएंगे कि चुनिंदा जो है वो जाकर के बरगलाने में लग गए और सरकार समझा नहीं पाई? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने, सरकार समझा नहीं पाई, सरकार ने समझाया, मगर जो किसानों के बीच में जो किसानों के नेता बन के बैठे, जो आज विभिन्न पार्टियों से संपर्क में है, चुनाव को देखते हुए वो बिल्कुल। देखिए भट्टागर साहब, अगर आप जाकर के किसान आंदोलन में किसानों के सामने खड़े नहीं हुए तो ये आपकी गलती है। विपक्ष ने मौका तलाशा, विपक्ष गया, किसानों से मुलाकात की, तो आपने कह दिया कि विपक्ष के साथ मुलाकात में वो मिल गया। कौन से विपक्ष ने लटकाई अभी तक, मुझे बताएंगे आप? ऐसा मत कीजिए कि आप सवाल करें और पूरा मैं जवाब ना दूं और आप दूसरा सवाल दाग दें। आप अगर इतनी सीटली से अगर सवाल के जगह दागेंगे तो थोड़ा और स्पष्ट, और मैं जो दबी जमाने बोल रहा हूँ मैं खुल के बोल रहा हूँ। दबी जमा में बोलने को जरूरत नहीं, आप खुल करके बोलिए। बिल्कुल, आप जो किसानों के हितैषी बन के बैठे, कभी उनसे पूछिए तो सही कि नेता उनसे चाहते क्या है, वो क्यों मरवाने में लगे, कभी आप उनसे पूछिए सही। आप मुझसे सवाल करते हैं, आप सरकार के नुमाइंदा समझ के मुझको, और मैं बिल्कुल आप हर चीज का जवाब देना तैयार हूँ। कभी उनसे पूछिए तो सही कि आप इनके बरगलाने पे क्यों नहीं आए हैं, जिन 3 काले कानूनों की बात करते हैं, कभी पढ़ के मंच में बताइए तो सही, क्या नुकसान क्या फायदा है? आपकी जमीन चली जाएगी। साहब, ये काम विपक्ष का नहीं है, ये काम आम जनता का नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम संसद का है कि जब कानून बनाती है तो इसीलिए उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, पूरा हिंदुस्तान देखता है कानून बन रहा है। कानून में क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये सत्ता और विपक्ष बैठ करके चर्चा करता है, तब पता चलता है कि इस कानून में क्या क्वालिटीज हैं, क्यों इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्यों इसको लाया जा रहा है। बिल्कुल सब चीज की चर्चा होती है, मगर जो इस समय जितने भी नेता बैठे हैं जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वो इस अभियान को चला रहे हैं किसानों के माध्यम से, जिसका आप समर्थन करते हुए बोल रही हैं। प्रदीप भट्टागर साहब, मैं अगर समर्थन पर उतर आई ना तो फर्क आपको यही स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले बच जाइएगा, मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले बच जाइएगा। मैं पहले से आपको चेतावनी दे रही हूँ, मेरे ऊपर अगर आप आरोप लगाएंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। मैं बिल्कुल फंसने को तैयार हूँ आपके बीच में। मैं आप चुनिंदा लोगों पर इल्जाम लगा करके अपने गिरेबान को साफ बता रहे बैठ करके यहाँ। निकलिए, आप उत्तर प्रदेश के किसानों में जाइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में जाइए, आप राकेश टिकैत जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में जाइए, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बताइए आप कौन से किसानों के बारे में बात करना चाहते हैं? आप उन किसानों के बारे में पूछिए, बताइए कौन से किसानों के बारे में पूछूं, बताइए। किसानों के बीच में जाइए, मैं जा रही हूँ, आप मुझे बताइए, आप पंजाब के किसान में बात करेंगे, आप हरियाणा के किसान में बात करेंगे, आप उत्तर प्रदेश के किसान की बात करेंगे, पश्चिमी किसान में बात करेंगे, पूर्वांचल के किसान में बात करेंगे। आपके लिए भट्टागर साहब किसान अलग हो सकता है, हमारे लिए किसान एक है। नहीं, आपके लिए किसान होते हैं, बिल्कुल किसान हमारे लिए भी हैं, वो हमारे माई बाप अन्नदाता हैं, मगर उनके नेताओं की अगर आप बात करेंगे, हितैषी बनेंगे, तो मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ भट्टागर साहब कि आप उन चुनिंदा लोगों का मुझे बार बार दुहाई दे रहे हैं जो मुट्ठी भर नहीं है। मैंने अभी कहा, देखिए पहले तो आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते कोई भी। मैंने आपसे कहा कि अगर ठीक है
अगर सरकार ने 3 काले कानून थोपे हैं किसानों के, अरे भाई आप बढ़ के खड़े होकर आप किसानों के नेताओं ने समझाइए ना, क्या 3 काले कानून है, कौन सी जमीन चली जाएगी, कौन सा कॉर्पोरेट घराना छीन रहा है इतने करोड़ों किसानों की जमीन, आप स्पष्टीकरण कीजिए क्यों किसानों को गुमराह करा जा रहा है, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, सीधा शरीफ है, ठीक वो है। अपने खेत में बेचारा अमित जी मेरे साथ जुड़े है। हुए हैं, अमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं एक किसान से ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्योंकि अभी भटनागर साहब ने जिस तरीके से कहा कि नहीं विपक्ष ने उनको बरगलाया है, मैं भटनागर साहब आप ही के पास आऊंगी क्योंकि अभी संपर्क मेरा थोड़ा सा उनके साथ कमजोर चल रहा है, मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। मैं आप ही से सवाल लेती हूँ, मेरी बात को बहुत शांति से सुनिएगा, शांति से जवाब दीजिएगा। आरोप प्रत्यारोप मैं आपके ऊपर नहीं कर रही हूँ, जो बयान आते हैं उन्हीं बयानों के आधार पर मेरा काम है आपसे सवाल लेना, और बतौर किसानों का भी, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई प्रतिनिधित्व बैठा नहीं है, प्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ है, तो सवाल मैं पूछूंगी जरूर आपसे। कुंवर सिंह भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, लेकिन भटनागर साहब एक सवाल का जवाब कि कितने, आप खुद कहते हैं कि पूरा विपक्ष जो है समाप्त हो चुका है, आप ये खुद ही बोलते हैं ना, हर मंच से बोलते हैं ना, तो वो समाप्त विपक्ष में इतनी ताकत हो गई कि वो आपके प्रति गलत कृषि कानून को समझा रहा है, और आप सत्ता में इतनी बड़ी तादाद में बैठे होने के बावजूद नहीं समझा पा रहे हैं। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देती हूँ। बिहार में जब आपके चुनाव चल रहे थे और कोविड का टाइम था, तो आपने एक ऐसे दूर दराज इलाके में एलईडी की व्यवस्था कराई, याद है ना आपको? क्या दिलाऊं उसको अच्छे से? कराई आपने और लोगों तक अपने कामों को पहुंचाया, तो क्यों नहीं एक बड़ी स्क्रीन लगा करके एक बार फिर से भाजपा के जो बड़े नेता हैं जिन पर विश्वास करते हैं किसान, और वो सामने खड़े होकर के कहे कि आपको जो समस्या है ये कृषि कानून है बेसिकली जो हमने बनाया है। विपक्ष आपको क्या कहता है, कांग्रेस नेता आपको क्या कहता है, आपको किसान नेता क्या कहता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने ये बना के दिया है आपके लिए। ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो लोकतंत्र में कठिन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। वहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने मंच के द्वारा किसानों के लिए किसान चौपाल भी लगाई और किसान रैली महारैली भी करी। क्या हुआ? विधायकों कपड़े फाड़ दिए, उनके घर में पथराव किया, मंच तोड़ दिया, टेंट फाड़ दिया। हमें आपने नहीं देखा? जिस गरीब के एलईडी लगा के एलईडी टूट जाए, कितने समझानी, घर घर चौपाल लगा के कोशिश करी, मगर हमें क्या मिला? आपको पता है उसमें किसका हाथ था? इसमें हुड्डा जी का साथ, भूपेश सिंह हुड्डा जी का हाथ था। वो चाहते ही नहीं, पूरी गाड़ी की चमकाना चाहते हरियाणा के अंदर, और आज भी भूपेश सिंह हुड्डा जी के जो पिछोंडे हैं वो काम कर रहे हैं कि कहीं भी शांति ना हो पाए। और मैं आपको कहता हूँ किसानों के बारे में, मैं तो कहूंगा सरकार ठीक है, मैं सरकार में हूँ, मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने नुमाइंदा बन के मुझे बुलाया है। अगर किसानों पे सरकार जुल्म ढा रही है, किसानों की बात नहीं पूछ रही, नहीं जा रही, नहीं समझ रही, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई फायदा नहीं। तो क्या समझे कि हरियाणा की सरकार जाने वाली है आपकी? मैं कह रहा हूँ पूरे देश की सरकार चली, मैंने पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा की देख रही हूँ, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करूंगा प्लीज। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार जो है विरोधी नहीं, सरकार वही किसानों की है, किसानों ने ही सरकार बनाई है। जिस सरकार में नुमाइंदे बैठे ना मंत्री बन के, वो भी सब किसानों के बेटे और सब गरीब स्तर से उठ के आए, कोई राजा के बेटे नहीं है। तो मुझे ये निवेदन ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इल्जाम लगाए, मगर ये इल्जाम न लगाए कि वो किसान विरोधी है। मेरा ये इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं है इस समय भटनागर साहब। इतनी बड़ी तादाद में जो किसान हरियाणा के बैठे हैं, पंजाब के बैठे हैं, जिनको आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और जो है बुंदेलखंड अलग अलग बांट के बता रहे हैं, वो सारे किसान भी आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो उन्हीं किसानों के सवाल का जवाब आपसे राकेश टिकैत जी हिमाचल से अभी प्रसाद लेके आ रहे हैं, हमने आपने देखा और बहुत बढ़िया प्रसाद मिला, और उनके गाँव में प्रसाद मिला बहुत बढ़िया, और मिल भी रहा है, दूध डाली रहे, हमने वो भी देखा। कुंवर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। कुंवर सिंह जी आपसे सीधा सवाल लूंगी, क्योंकि सवाल लेना अब थोड़ा भाजपा से मुश्किल होता चला जा रहा है। उनको लगता है कि जो है द्वेष की भावना से सवाल पूछे जाते हैं उनसे। कुंवर सिंह जी, किसान नाराज हैं और एक लंबा वक्त हो चुका है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, कोई कम्युनिकेशन इस बीच नहीं हुआ है। किसानों की सीधी तौर पर मांग है, और करनाल की आपने हकीकत अभी देखी, जो तस्वीरें आई थी उसमें एक किसान की मौत की सूचना भी निकलकर सामने आई है, एक की नाक की हड्डी के टूटने की सूचना आई है, और जिस तरीके से वहाँ के एसडीएम का एक वीडियो सामने आया था कि सर फोड़ दो सीधा, कोई सुनने की जरूरत नहीं, सर फोड़ दो सीधा। इसको जो तानाशाही रवैया आप किसान कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। लोकतंत्र में अगर हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी तो हम उठा के सरकार बदल देंगे। और भटनागर साहब का कहना है कि ये तो चेतावनी है कि हम सत्ता के साथ खिलवाड़ करेंगे। जवाब चाहूंगी आपसे।
देखिए, जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, 2 दिन हो गया करनाल की घटना को और इन्होंने एसडीएम को सस्पेंड किया क्या? एसडीएम के साथ कोई कार्यवाही की क्या? इसी प्रकार 9 महीने से ज्यादा आंदोलन हो गया, ये 12 दौर की बातचीत किए हैं, ये 80 बार मन की बात करते हैं। अरे काम की बात कर लो भाई। और एक बात याद कर लीजिए, देश का प्रधानमंत्री जब निजी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मंत्री हो जाए, 2 सितंबर 2016 को आपको याद होगा जियो कंपनी का प्रमोट का जो प्रचार किया था, वो प्रधानमंत्री की फोटो लगी। अगर आप नहीं है जियो के आप रखैल नहीं है जियो के, आप नहीं है उसके रहनुमा, तो आपको करना चाहिए, शब्दों का चयन FIR कराना चाहिए जियो के ऊपर कि तुमने मेरी तस्वीर गलत छपवा दी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो टाइम पर कहते रहे कि मैं चौकीदार हूँ किसका? पूंजीपतियों का। मैंने 56 नहीं, उन्होंने तो देश के चौकीदार कहा था। ये थोड़ा कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, ये थोड़ा कहा था कि मैं जो पूंजीपतियों को चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार कहा था। देखिए, वो तो अपनी फोटो उन्होंने जियो के प्रमोट में छपवाई, तो कहा था किसी से क्या? नहीं कुंवर सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकार किसानों की सुनना नहीं चाहती? मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अब ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये विरोध नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, इन्हें लग ही नहीं रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। क्योंकि जहां हम अधिकारों की बात करेंगे, हम कहेंगे हमें आपसे बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो हम पे लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, वाटर कैनन चला दी जाएगी, सड़क खोद दी जाएगी, कीले लगा दी जाएंगी, लेकिन बात नहीं की जाएगी। जी, ये अपने मंत्री, अपने गवर्नर, अपने पार्टी के लोगों को तो समझा नहीं पाए कृषि कानून, ये क्या दूसरे को खाक समझाएंगे? किसान आंदोलन पर बैठा है, ये कहते हैं हम 2022 में आए तो नहीं कर देंगे। अब जनवरी 2022 से हम लोग पूछेंगे कि कौन सी फसल का है आपने 2 गुना कर दिया। 5 रुपया गन्ना का रेट बढ़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी, इन्होंने बोनस खत्म करके 2000 रुपया डाल रहे हो, छाती कूट रहे हो। देश के आपने देश को पूंजीपतियों के गिरवी कर दिया है, तो किसान क्या करेगा? किसान अपने आने वाली वंशज को बचाने के लिए, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रोड पर है। और यदि इनमें हिम्मत है भाजपा के लोगों में, तो ये रोड पर आए और किसान बिल का लाभ बताएं। और देख लीजिए, 9 महीने में 700 किसानों ने शहादत दी। आप क्यों बरगला रहे हैं? फिर मैं भटनागर साहब से सारे सवालों के जवाब एक साथ ले लूंगी। बताइए, आप क्यों बरगला रहे हैं? आपने कृषि कानून पर जब चर्चा नहीं करी, वॉकआउट मार दिया, तो आप लोग क्यों मिलकर के भाजपा के अगेंस्ट एक एजेंडा चला रहे? क्योंकि ये आरोप भटनागर साहब ने लगाया कि सारा विपक्ष मिलकर के बरगला रहा है कि उनकी जमीन बेच दी जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब बिल्कुल निहत्थे हो जाएंगे किसान, उनके पास से सब उनको लूट के बर्बाद कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? काव्या जी सुन लीजिएगा, काटिएगा मत। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने कहा ओला पाला और अतिवृष्टि से व्यापारी मुक्त होगा, किसान को अनाज देना पड़ेगा। किसान को एसडीएम कोर्ट होगी, व्यापारी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगी। आप बताइए कि देश में जो किसान न्यायालय न जा सके वो उसके लिए बचा है। दूसरा अमेंडमेंट के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उस पर मंजूरी नहीं हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले या दूसरी बार की मीटिंग में इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि एसडीएम कोर्ट को बाधित नहीं किया जाएगा, उसके आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलती है वो पूरी प्रक्रिया चलवाई जाएगी। काव्या जी सुन लीजिए, अरे कहने को तो ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, ला दो ना 56 इंच की छाती में दम है तो एमएसपी पर कानून बना दो ना। अब भटनागर साहब, ठीक है कुंवर सिंह जी, आपके सवाल सारे ले लिए। भटनागर साहब, कुंवर सिंह जी ने भी सीधे तौर पर यही कहा कि अगर बात नाराजगी की है और हम पे दोष लगा रहे हैं तो आ जाइए मैदान में, समझा दीजिए सारे किसानों को। क्या 4 लोगों को गिन रहे हैं जो गलत गिना रहे हैं? आप सही गिना दीजिए। हम तो मैं कह रहे हैं, हम तो मैदान में हैं, हम तो राहुल जी को मैदान में ले आइए, हम तो 2-2 हाथ करने को तैयार है। काय की दिक्कत है? किसानों से 2-2 हाथ करेंगे क्या? नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की नहीं, मैं किसानों की बात कर रही हूँ। कांग्रेस से देखिए, किसानों से 2-2 हाथ नहीं करना चाहिए, किसानों से तो बैठ के वार्ता होगी। और वही मैं बोल रही हूँ, नहीं किसानों से देखिए, हम ऐसी मंशा का तो दिमाग में रहते ना, सोचे हमारी टकराव की नीति वहाँ आती है जहाँ सरलता ना, सहजता ना हो। टकराव की नीति वहाँ आती है, यहाँ तो वो टकराव की नीति ही नहीं। जिस तरीके से हमने आपको भी देखा पुलिस वालों को पिटते हुए, अधिकारी को पिटते हुए, हमने हर चीज देखी, मगर कहीं भी अफसोस जताया नहीं किसी पार्टी ने दिया। किसी वार्ता को करने के लिए वो एक माहौल चाहिए होता है। जब इस चीज को कही गई सरकार की तरफ से कि भाई हम इसको 180 दिन के लिए या हम 1.5 साल के लिए स्थगित करना चाहते हैं, अब इसको आप सोचिए समझिए, जब तक ये कानून नहीं होगा फिर भी उसके बाद ही वार्ता नहीं हुई और ना होने दी।
वहीं आप चीज देखिए, कहीं चीजों से पीछे से कुछ हो रहा है, जो चल रहा है वो भी हमें आपको समझने की जरूरत है। ये क्या चल रहा है, ये वार्ता क्यों नहीं पूरी हो पा रही? ये आपको समझना पड़ेगा, ये और कोई नहीं समझ सकता, आपको ही इसका काट टिकाना पड़ेगा। मैं सीधा तौर पर कह रही हूँ, अगर विपक्ष भी इनको बरगला रहा है, किसान नेता भी जो सामान्य किसान उन्हें बरगला रहा है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें उनके फायदे गिनाएं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कभी भी ये काम नहीं होने देंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जितने भी मंत्री हैं वो कभी वार्ता होने नहीं देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जी आते हैं, कई दलों से नहीं, किसानों की वार्ता नहीं होने देंगे। इन्होंने तो एक फार्मूला दे रखा है सब नेताओं को कि आपको केवल ये कहना है कि आपकी काली जो भी काले कानून है पहले आप इसे रद्द कीजिए, फिर बात करेंगे। और सरकार का कहना यह है कि आप काले कानून ये जो कह रहे हैं जिसको आप इस पर रद्द की बात ना करें, आप हर तरह की बात करें, संशोधन की बात करें, हर चीज के लिए तैयार है। सरकार कहे ना बैठ करके, सरकार कहे ना बैठ करके कि जनाब आप काले कानून कह रहे हैं, आप हमको बता दीजिए इसमें काला क्या है, हम उसको सफेद कर दे रहे हैं। अभी आपके सामने हम तो पूछ रहे हैं, पूछा भी है, आपके माध्यम से ही पूछा है। जब मंत्री आते हैं साथ में बैठते हैं इनके नेताओं के साथ वार्ता डिबेट करने के लिए, ये क्यों नहीं बोलते? साफ कहते हैं डिबेट नहीं करेंगे इनके साथ। क्यों डिबेट नहीं करेंगे भैया मंत्री के साथ? केंद्र के मंत्री बैठे, कृषि मंत्री बैठे, आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो? निस्तारण तो आप ही को करना है ना भट्टागर साहब, आज करे चाहे कल करिए, चाहे 1 साल बाद करिएगा। अभी तो सरकार केंद्र में आप ही की है, निस्तारण आप ही को करना है। आप तो 2024 तक हैं। क्या चाहते हैं कि इसी तरीके से ये दिल्ली का बॉर्डर पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना रहे? आप देख लीजिए कि कहां कितनी बड़ी राजनीतिकरण चल रहा है कि कोरोना काल के अंदर भी सबने निवेदन करा कि आप घर जाइए, आके फिर आंदोलन कर लीजिएगा। एक नहीं हिला, ना उन्हें हिलने दिया। ये तो आप उसे लगा लीजिए कि कहां से कहां इन्हें कंधों पे हाथ रखा है। मतलब है कि उस आंदोलन का खत्म हो जाना, दोबारा बैठ देते क्या? दोबारा कोई सरकार भेज देती अपने किसानों को जहां भाजपा की सरकार होती है, ऐसा हो सकता था क्या? भाजपा की सरकार आंदोलन की बात करे, सरकार की बात मैं नहीं करना चाहता। नहीं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि किसी आंदोलन की शुरुआत को अगर ढीला कर दिया गया तो आंदोलन समाप्त है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बैठ के साथ बैठे, ये हाथ का निशान लगाए, खूनी पंजे का जो लगा रखा है और जो पप्पू जी का फोटो लगा के बैठे आदरणीय पप्पू जी का, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं लोकसभा विधानसभा, आप क्यों नहीं आप लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में आप क्यों नहीं बात करते? आप वॉकआउट क्यों करते हैं? आप किसान के बहुत बड़े हितैषी है, मैं तो बधाई देता हूँ आपको, आप होने भी चाहिए। बिल्कुल, तो आमने सामने आप क्यों नहीं करते? हम तो कहते 100 बुराइयां एक मिनट मैं भाई से सिर्फ साथी से इतना कहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि भट्टागर साहब आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं, भट्टागर साहब का सवाल सुन लीजिए, मेरे सवाल से पहले वो लेना चाहते हैं। मुझे थोड़ा बिल्कुल भट्टागर साहब पूछिए। मैं तो कहते हैं कि अगर आपकी नजरों में सरकार और हम लोग का किसान विरोधी है तो हमें आईना दिखाइए, आप सामने बैठिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगर वॉकआउट करके क्यों भागते हैं आप? हम तो कहते हैं बहुत बड़े हितैषी हैं और हम विरोधी हैं। मगर स्पष्ट तो कीजिए बैठ के कितने बड़े हितैषी हो। ठीक है कुंवर सिंह जी, आप इतने 60 वर्ष आप रहे, आपने कुछ नहीं किया। मैं यही कह रही हूँ कि जब ये मुद्दा आता है बार बार कि वो कानून समझ में किसी को नहीं आया, तो मेरा सीधा कहना होता है कि ये तो जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की है कि संसद में उस मुद्दे पर इतनी बेहतरीन चर्चा करे कि उसके गुण और अवगुण सबके सामने आ जाए। काव्या जी ये कह रहे थे कि किसी ने काला नहीं बताया, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चौथी दौर की बात में 1.5 घंटे तक किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार के प्रतिनिधियों को काला क्या है बताया। 5वें दौर की जब बातचीत हुई तो उन्हीं यूनियन के नेताओं ने कहा आपके इस कानून में सफेद क्या है बता दीजिए। तो मंत्रियों ने कहा कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बताइए, हम 40 लोगों को नहीं बता सकते। तो जब आप 40 लोगों को ये नहीं बता सकते तो आप देश को क्या बताओगे? दूसरी बात, हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था, हमने कृषि कानून पर चर्चा की मांग की थी। अगर ये इतने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में दिखा दे क्या स्थगन प्रस्ताव को इनने शामिल किया, क्या इन्होंने हमारे प्रश्नों को शामिल किया। ये तो देखिए, ये तो दलाली खाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों की दलाली खाते थे, आज पूंजीपतियों की दलाली खा रहे हैं। इनको देश से क्या, ये तो देश बेचने वाले लोग हैं, ये देश बनाएंगे क्या? देश में हर चीज बनी थी जो 60 सालों में, उसको बेच रहे हैं। ये किसानों की जमीन बेचेंगे तो किसान इनकी पूजा करेंगे क्या? ये बताइए, इनसे पूछिए। बताइए भट्टागर साहब। मैं थोड़ा सा एक तमीज सिखा दूं इन्हें पहले।
जो किसानों के ये नेता जो बन के बैठे कांग्रेस अरे के, मैं वकील हूँ। भटनागर जी, आप हमको तमीज मत सिखाना, आप बताओ। दलाली खाते थे सावरकर, इसलिए हमने कहा है। खुद दलाल बन के बैठे रहे तुम लोग। दलाल कह रहे हो आप, ये सावरकर से डरते क्यों हो तुम लोग? जब सावरकर जी की बात चलते सबसे पहले भागते हो, गालियां बकते हो। चलिए ठीक है, अब अरे किसानों के तो मुद्दे पे बात कर ले, किसानों के मुद्दे पे बात कर जियो लीजिए में अब। फोटो ठीक है, क्या अब छपवाते नहीं हो? नाराजगी हो गई, पद की गरिमा रखो। आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। मुझे केवल किसानों के मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। दोनों को मैं बोल रही, या दोनों ने जवाब दे दिए? मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे पिताजी ने बलिदान दिया है और स्वतंत्रता सेनानी रहे। ये दोगले, ये एक का भी नाम बता दो। कुछ नहीं किया। बोलते हैं, देखिए मुझे अच्छा नहीं है देश के लिए, बहुत शहीद हुए देश के लिए। बिल्कुल, उनका तो सम्मान है भटागर साहब, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं इन्हें बता दूं, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू वो है, जब पहला युद्ध हुआ था, जो जीप आई थी विदेश से, जर्मन से, तो कमीशन खा गए थे। आज तो इतिहास बोलना चालू हुआ है आप लोगों का, जो छुपा के बैठे थे आप लोग। मेरे पास तो इतना है कि नंगा कर दूं कांग्रेसियों को बैठ के, इतना आता मेरे पास इतिहास है। कभी फुर्सत से बैठ करके आज देखिए, मैं किसानों किसानों के विषय पे, क्योंकि फिर भारत बंद का ऐलान किया है। वापस किसानों पे आ रहा हूँ। हाँ जी, हम तो किसान हमारी पूजनीय है, तो आपके माध्यम से भी मैं उनको चरणस्पर्श करता हूँ, मगर हर बात का तरीका है, अराजकता नहीं है, कानून अपने हाथ में लेना नहीं है। प्रधानमंत्री जी हो या देश का भारतीय जनता पार्टी के हो, आपका सम्मान करता है। आप माई बाप हैं, आप जो उगाते हैं वो हम खाते हैं। मगर इस चीज का नहीं कि आप अराजकता फैलाएं, आप अराजकता फैलाएं। बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, इतने सम्मान के बाद लाठीचार्ज, वो भी इस कदर, और अभी तक एसडीएम पर कार्रवाई तक नहीं हुई। एक की मौत हो गई है। संवेदनाएं तो किसानों के प्रति आपकी हैं, तो उन्हें क्यों नहीं उजागर करते हैं फिर? लाठीचार्ज का भी ये है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ वो भी हमें आपको पता है, उसको भी हमें बहस करनी पड़ेगी। नहीं, हमें आपको सब पता है। हमें आपको ये भी पता है कि लाठीचार्ज का मतलब किसी को घायल करना नहीं होता है। लाठीचार्ज का मतलब भीड़ को तितर बितर करना होता है। मैं बैठा हूँ, मैंने खुद लाठी खाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरा ही पैर टूटा हुआ है और आज ही पैर में दर्द होता है। उसको उसी आप यहाँ पे बता दीजिए ना, आप तो खुद राजनीतिक दल है, आप मुझे बता दीजिए क्या लाठीचार्ज का वो पैरामीटर होता है जो आपको पड़ी, वो भी क्या गिनी जाती है? जब लाठीचार्ज बिल्कुल होता है, जब लाठी पड़ती है नहीं पता लगता कहाँ पड़ रही होती है। हमने भी अपने कार्यकर्ता मरते देखे। ये तो देखिए प्रशासन का काम है लाठीचार्ज मार देना, रास्ता बंद करके मार देना। देखो, मारना किसी का धैर्य नहीं होता, कानून व्यवस्था बनाना धैर्य होता है। ये जो इतने हंसी से मुस्कुरा रहे हैं, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए कि शांति क्यों नहीं होने दे रहे। अभी एक बार उनका गिरफ्तार पकड़ के खट्टर का विरोध हो रहा है, हुड्डा जी से पूछिए। सद्गुण संपन्न किसान जो है आंदोलन क्यों कर रहा है, पूछ लीजिए एक बार हुड्डा जी से, क्योंकि बड़े बेताब है मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये नहीं पता। अरे खट्टर साहब तो हैं मुख्यमंत्री, वो तो जब बनेंगे तब बनेंगे। जो हैं वो जवाब देना पहले कि मारने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों मारा, इसका तो जवाब देंगे। देखिए वो एक कानूनी कार्रवाई थी, जो हत्या हुई है या जो लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें भी जान गई है, उसकी कानून करेगा, अपना पैरवी करेगा, उसका करेगा, मजिस्ट्रेट जांच होगी उसकी। और इससे क्या लग रहा है आपको कि आप वार्ता के लिए बुलाएंगे और वो खुले मन से वार्ता के लिए बैठ जाएंगे अपने किसान साथियों को खोने के बाद? भटनागर साहब, आप एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, बस 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात खुद खत्म कर रही हूँ। एक 9 महीने के आंदोलन के दरमियान बड़ी तादाद में किसान भाइयों की मौत हो चुकी है, जिन्हें शहीद ही किसान बोल रहे हैं, ठीक है? और अगर इस तरीके से लाठीचार्ज में किसानों की मौत होगी तो विधि का विधान समझ लीजिए कि सत्ता का दोबारे गद्दी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उनके साथ छेड़ रहे हैं जिनके साथ ये 135 करोड़ जनसंख्या आंखें बंद करके खड़ी होती है। इनके साथ खेलना ना कांग्रेस को हल्का पड़ा है ना भाजपा को हल्का पड़ेगा। मैं आपको विधि का विधान की जो बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आदरणीय ज्योतिष जी, 18 वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करा है सरकार लाने के लिए, और 10-12 वर्ष पूरे भारतवर्ष में बनाने के लिए। हम तो अलग आंदोलनकारी हैं। अगर गलत चीजों को, गलत बातों को ना तो मानेंगे, ये तो आप सत्ता में हैं जनाब, आप सत्ता में होकर के वही करेंगे जो आपके साथ किसी समय विपक्ष ने सत्ता, दूसरी सत्ता में बैठे दल ने किया था। तो क्या परिवर्तन है आप में? मेरे साथ किसान नेता बैठे हैं, पूछिए ना इंदिरा गांधी से गोली क्यों चलवाई, 300 गोली चलवा क्यों तेरा किसान मरवा देते?
मैं उनसे क्यों पूछूं? उन्होंने गोलियां चलवाई थी, आप भी गोलियां चलवाएंगे क्या? हमने कौन सी गोली चलवा दी? तो वही पूछ रही हूँ मैं, आप क्यों तुलना कर रहे हैं उनके कार्यकाल से? उनके कार्यकाल की तुलना देखिए ना, आज धरातल में है वो। जनता का रास्ता बंद होगा, जनता का रास्ता बंद होगा, शांति से नहीं सुनेंगे तो उठा लाठीचार्ज ही होता है। हाँ, चाहे हम क्यों ना हो, हमने भी लाठी खाई है। रास्ते बंद कर तो हमने भी लाठी खाई है। हाँ, ये किसानों को भी तो क्या समझे आप कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे थे इसलिए लाठियां पड़ी आपको? मतलब आप समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं कि रास्ता बंद कर देना चाहिए? नहीं, आप बताइए, आप कह रहे मुझे लाठी पड़ी, मुझे लाठी पड़ी, तो आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? हाँ जी, अरे जवाब भी ले लीजिए। कुंवर सिंह जी। हेलो, देखिए बहन जी, इन्होंने किसानों को कभी किसान नहीं माना। पहले ये खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, अभी हाल में इनकी जिम्मेदार मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मवाली कहा, मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने किसानों को दलाल कहा। लेकिन किसानों के साहस की परीक्षा बार बार ये लोग ले रहे हैं। रास्ता इनने रोका, रोड इनने खुदवाया, कीले इनने गड़वाई, वाटर कैनन से पानी इनने छोड़वाया, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा रास्ता खुलवाओ। भाई तारबंदी आपने करी है, कीले आपने गाड़ी है, आप वहां पुलिस का प्रयोग कर रहे हो, किसान तो साइड में बैठा। दूसरी बात, किसान की परीक्षा कितने बार लोगे? लाल किले में इनने अपने आदमी भेजकर जो प्रोपोगंडा किया। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों का साहस बार बार ये परीक्षा ले रहे हैं। इनको मवाली कहे, उनको दलाल कहे, लेकिन किसानों ने कभी किसी भी महिला नेत्री को वैश्या या और कुछ कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? वो सम्मान करते हैं। लेकिन इनकी बार बार महिला नेत्रियां किसानों के साथ जो अभद्रता से शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, उसका जवाब कौन देगा? और एक बात पूछना चाहता हूं, 9 महीने में आप इतने संवेदनशील हो, तो क्या एक बार भी आप, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन दूर हूं, जो किसी कंपनी के प्रचारक में अपनी फोटो छपवा ले और दूसरी तरफ 9 महीने में एक फोन कॉल न कर सके, वो प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है कि किसी कंपनी का दलाल है? उन बलात्कारियों के लिए क्या कहोगे? प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की टिप्पणी नहीं कुंवर सिंह जी, क्योंकि आपके भी प्रधानमंत्री वही और हमारे भी प्रधानमंत्री। ये लोग अपनी बटाकर साहब इस पर जवाब नहीं, क्योंकि समय में बस समाप्त हो रहा है। लास्ट कमेंट में आपसे केवल इतना चाहती हूँ कि किसानों नहीं अभी और कुछ नहीं, अभी एक लास्ट कमेंट चाहिए केवल मुझे, और वो लास्ट कमेंट केवल इतना चाहिए कि किसानों के मुद्दे को कब खत्म करवा रहे हैं और कैसे खत्म करवा रहे हैं, जल्दी से जवाब। मैं फिर आपके माध्यम से, एक भी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं तो धन्यवाद करूंगा। पहले तो किसानों के विषय में बहुत चिंतित है, और मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप धरने को खत्म कीजिए। सरकार आपसे प्रथम पंक्ति में बैठ के बात करने को तैयार है। आप इन नेताओं को छोड़िए, आप किसान इन कांग्रेसी दलालों को छोड़िए, आप डायरेक्ट बात कीजिए सरकार से। सरकार आपके पद पर खड़ी है। ये दलाल कह रहे हैं तो नहीं, आप निकलिए। मैं तो ये निवेदन, आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा था, प्रधानमंत्री एक सम्मान्य पद है। आप आपस में एक दूसरे को, तो आप लोग कितने अच्छे अच्छे शब्दों से सुशोभित करते हैं वो सब जानते हैं। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की तो किसी कंपनी के प्रचार में छपी है क्या? ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, सिखाते हैं इस तरह बोलो, नॉनसेंस लोग हैं सारे। ये क्या? नहीं, ठीक है। अरे ये बौखलाए हुए डरे हुए हैं और इनकी नौटंकियां समाप्त हो गई। ये तो किसान, मजदूर, व्यापारी सबको बेच रहे हैं, और बेचते बेचते ये भूल गए कि लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र इनका बनाया हुआ नहीं है। ये तो दलाली सही बात है, सही बात है। कुंवर सिंह जी एक सवाल का जवाब चाहूंगी, कुंवर सिंह जी एक सवाल का जवाब चाहूंगी, क्या विपक्ष अपनी मजबूती को दिखाते हुए एक ऐसा मंच तैयार करेगा जहां पर सरकार और विपक्ष सामने खड़े हो, जनता के तौर पर किसान खड़े हो, और सत्ता ये बताए कि इसके फायदे क्या हैं, विपक्ष बताए कि खामियां क्या हैं, और उसके बाद जो जनता जनार्दन के तौर पर किसान बैठे वो अपने समर्थन दिखा पाए? ऐसा मंच तैयार कर पाएगी क्या विपक्ष? अगर सत्ता पर आरोप लगा रहे कि आप वो सुनना नहीं चाहती है तो सुन लीजिए। मैं तो इनसे आग्रह करता हूं कि ये आए मंच में, एक तरफ विपक्ष बैठे, किसान, और ये लाभ बता दे तो ये जितने करोड़ कहे इनको इनाम देने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ, ये अपने कृषि कानून का लाभ बता दे, मैं तैयार हूँ। और रही बात विपक्ष की, मतलब आप मंच देंगे, वो मंच तैयार करेंगे जहां आप और सत्ता जो है आमने सामने खड़े होकर के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन किसानों का आंदोलन एक लंबे वक्त से चल रहा है
और यकीनन इसकी बेहद अब जरूरत आ चुकी है कि इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके, क्योंकि वैश्विक पटल अब पूरी तौर से इन किसान आंदोलनों को देख रहा है और लगातार जो तस्वीरें आ रही है वो चिंताजनक तस्वीरें हैं। और मैं लगातार इस बात को कहती भी हूँ कि किसान भाइयों के साथ जो है हिंदुस्तान की संवेदनाएं जुड़ी हैं, उनके साथ कोई भी घटना घटित होगी तो जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो नाराज होते हैं और इस बात का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। और क्योंकि सरकार और किसान ही इस आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इसे समाप्त किया जाए।